Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वो जो मेरे सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से मेरे हौसलों की मीनार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही की लिखी हुई कविता की ये दो लाइनें हैं। आपने 400 पार वाला टारगेट सेट किया है हौसलों की मीनार का। उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ हैं, श्वेता सिंह, राहुल कंवल, सुधीर चौधरी। हम चारों आपसे सवाल जवाब करेंगे। आपको सबका स्वागत है और आज तक के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और मेरे लिए खुशी है कि इस पूरे चुनाव में कई बार मुझे आज तक के लोगों से कहीं न कहीं मिलने का मौका मिला है, लेकिन ये चतुष्कोण पूरा वैसे ही चार जब इकट्ठे होते हैं, कई प्रकार की कहावतें, सब तो मैं उपयोग नहीं कर सकता हूँ। अच्छे वाली मैं बोल दूंगा। प्रधानमंत्री जी, लोग जब चुनावों की तैयारी करते हैं तो उम्मीदवारों की लिस्ट बनाते हैं, वो कौन हमारा स्टार कैंपेनर होगा, ये सब घोषणा पत्र तय करते हैं। लेकिन आप 100 दिन आगे का एजेंडा बनाने में लग गए हैं। इसीलिए मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि 2014 में जब आप आए तो 100 दिन के अंदर आपने OROP, काले धन पर SIT गठित की। 2019 में आए तो 62वें दिन आपने ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई और कश्मीर में 370 से आजादी दिलाई 66वें दिन। 2024 में अगर आप सत्ता में आते हैं तो 100 दिन में क्या करेंगे? कौन से बड़े और सख्त फैसले ले सकते हैं? एक तो शायद मेरी कार्यशैली का ये हिस्सा है कि मैं चीज़ों को बहुत वेल इन एडवांस करता हूँ। जब मैं संगठन का काम करता था तब भी मैं काफ़ी पूर्वानुमान लगाता था कि मुझे इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। इसलिए मैं टाइम का भी ढंग से बंटवारा करता हूँ, प्रायोरिटी भी बड़ी आसानी से तय कर सकता हूँ। मैं किसी मैनेजमेंट स्कूल का स्टूडेंट तो नहीं रहा हूँ, लेकिन शायद ये मेरा काम करते करते डेवलप हुआ है। जब मैं गुजरात में था तो गुजरात में भी मैं और आमतौर पर जो क्रिटिक्स होते हैं या ऑब्जर्वर्स होते हैं वो शुरू के तबके का देखते हैं। बहू भी जब शादी करके घर में नहीं आती है तो पहले 5, 7, 10 दिन बराबर देखा जाता है, ये कैसे पैर रखती, कैसे हाँ, वो स्वाभाविक रहता है, दुनिया का स्वभाव है। तो मुझे लगा कि मुझे इसको एड्रेस भी करना चाहिए और मैं उस दिशा में चला। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ। 26 जनवरी को गुजरात में भूकंप आया, भयंकर भूकंप था। मैं उस समय पार्टी का काम करता था। अक्टूबर 7 को मुझे अचानक CM बनना पड़ा। CM शपथ लेकर के मैं सीधा भूकंपग्रस्त इलाके में चला गया। 2-3 रात में वहीं रहा, देखा सब चीजें। पहले वॉलेंटियर के रूप में देखता था, अब मैं CM के रूप में देख रहा था। फिर मैंने आकर के मीटिंग ली मेरे अफसरों की, तो सबने बताया साहब मार्च महीने तक ये हो जाएगा। मार्च में मैंने कहा सबसे पहले तुम्हारा ये मार्च वाला बजट कैलेंडर है, उसको कागज को ऐसे बाजू में रख दो भाई। मुझे बताओ 26 जनवरी के पहले क्या करोगे? मैंने कहा दुनिया 26 जनवरी को देखने आएगी कि एक साल में क्या किया। सारा प्रीपोन करिए, मुझे बताइए। फिर मैंने पूरी मशीनरी को मोबिलाइज किया और मैंने यहाँ शायद 24 जनवरी को दिल्ली में आकर के प्रेस की थी और मैंने देश को रिपोर्ट कार्ड दिया था। और उस समय जैसी मेरा अनुमान था, बहुत बड़ी मात्रा में मीडिया गुजरात पहुंचा हुआ था और वो मीडिया पहुंचा हुआ था जो चाहता ही था कि हमारी चमड़ी उधेड़ दे। लेकिन मजा आप देखेंगे 24, 25, 26 जनवरी की रिपोर्ट वाहवाही के सिवा कुछ नहीं था। और उसका एक कारण ये था कि मैंने मार्च के डेड एंड को प्रीपोन कर लिया। तो मेरी टीम का उत्साह बढ़ गया कि यार देखिए सफलता काम रिकग्नाइज हो रहा है। तो मैं इसकी ताकत समझता हूँ और इसलिए मैं एक 100 दिन का। दूसरा, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सरकार चलती है यार कोई अच्छी चीज आ जाएगी तो देख लेंगे, जी नहीं। सरकार मुझे चलाना है। सरकार चलती है, इसके लिए मुझे लोगों ने नहीं बिठाया है जी। मुझे देश में
कि चीज़ों को चलाना है, मुझे कुछ चीज़ों को बदलना है। और इसलिए मेरे पास, तो मैंने क्या किया, 2014 में मैंने 100 दिन के लिए सोचा, 5 साल के लिए मेरे पास मैनिफेस्टो था। 2019 में मैंने ये भी देखा, साथ साथ में मैंने ग्लोबल चित्र की तरफ भी थोड़ा ध्यान आकर्षित किया मेरा। 2024 में मेरी सोच थोड़ी लंबी है। मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ 2047 पे, और ये 5 साल से काम चल रहा है। देश के शायद 20 लाख से ज़्यादा तो मैं कह सकता हूँ जिनसे मैंने इनपुट लिए हैं, और मैं उनके आधार पर 47 का एक विजन डॉक्यूमेंट बना। 2 पीढ़ी अफसरों की रिटायर हो चुकी होगी इस पर काम करते करते, काफ़ी नए लोग आए हैं। अब मैंने कहा, मैंने अभी चुनाव के 1 महीने पहले, घोषित होने के 1 महीने पहले पूरा बड़ी समिट की थी मेरी, सभी काउंसिल की और सभी सचिवों की। फिर मैंने कहा भी ये 2047 जो है, अब मुझे उसको 5 साल में बताइए प्रायोरिटी। फिर मैंने 5 साल का बनाया मैप। फिर मैंने उनको कहा कि अब मुझे इसमें से 100 दिन का निकालिए एक्शनेबल पॉइंट। फिर मैं उनको बताता हूँ मेरी प्रायोरिटी 1 ये होगी, प्रायोरिटी 1B ये होगी, प्रायोरिटी 1C ये होगी, प्रायोरिटी 2 ये होगी, प्रायोरिटी 2B ये होगी। उसके आधार पर कुछ कीजिए। तो उन्होंने काम कर रहे हैं, तैयार किया है। मेरा उनके साथ बैठना अभी बाकी है, मैं शायद समय निकाल करके बैठ लूँगा। तो ये तैयार है मेरा। लेकिन अब मेरे मन में काम करते करते एक नया विचार आया है, जो मैं पहली बार आपके सामने बता रहा हूँ। मैं जब 100 दिन का सोच रहा था, अभी मैं 125 दिन पर सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ, और मैं उत्साहित भी हो गया हूँ। मैं देखा कि इस पूरे कैंपेन में फर्स्ट टाइम वोटर को हो, युवा पीढ़ी को, यानी मैं उनका पागलपन देख रहा हूँ। मैं उनके एस्पिरेशंस को फील कर रहा हूँ। तो मैं शायद आजकल मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि मैं अब 125 दिन पर काम करना चाहता हूँ। 100 दिन का मैंने प्लान कर लिया है, मैं 25 दिन और जोड़ना चाहता हूँ, और उसमें प्योरली मैं यूथ को चाहता हूँ। आप मुझे आइडिया दीजिए, आप मुझे अपनी प्रायोरिटी बताइए। तो मैं 25 दिन टोटली डेडिकेट करना चाहता हूँ मेरे देश के युवाओं को। तो 125 का मैं अब करूँगा काम, 100 से मैं आगे बढ़ रहा हूँ 25 दिन का। तो हो सकता है सर, हमारा कार्यक्रम देखने के बाद, ये इंटरव्यू के बाद शायद यूथ अपने आप ही अब आपको मैं पहली आइडिया, बार आपके सामने बोला हूँ, जी, तो हो आप सकता बता है सकते कि हैं यूथ बहुत को। ही लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ। जी सर, देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आप 100 दिन में, 125 दिन में, इससे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है, यानी लोगों को ये आश्वस्त है कि आप वापस आने वाले हैं। जब बीजेपी के टिकट दिए जा रहे थे उस समय लोग कहते थे कि ये टिकट नहीं है, ये निर्वाचन का सर्टिफिकेट है। हर जगह जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा है और आपका काम है। आपको कभी ऐसा लगा कि इस बार तीसरे टर्म के दौरान कैंडिडेट्स ने भी शायद ऐसा सोच लिया कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है, आपके काम ने आपने इतना अच्छा करके रखा है कि उनको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है? तो आप उस हिसाब से कुछ आप देख रहे हैं कि कोई लैक ऑफ पार्टिसिपेशन या ज़रूरत से ज़्यादा एक श्योरिटी कैंडिडेट्स में या कार्यकर्ताओं में? एक तो ये जो चुनाव जीतने वाला हूँ या हमारी सरकार बनने वाली है, इस अनुमान पर पहुँचने में आप काफ़ी लेट है, बहुत लेट है आप। मुझे राष्ट्रपति पुतिन का फ़ोन आया था सितंबर की मीटिंग के निमंत्रण के लिए। मुझे G7 का फ़ोन आया था कि हमें मीटिंग पे चाहिए। तो दुनिया को तो पूरा भरोसा है कि ये सरकार बनने वाली है। आप काफ़ी लेट हैं लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए अच्छा ही है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मैंने 1 साल पहले मेरी पार्टी को कहा था, बड़ी मीटिंग में कहा था कि कैंडिडेट का इंतजार मत करो, आपका कैंडिडेट घोषित हो चुका है और वो है कमल। कमल ही आपका कैंडिडेट है और कोई कैंडिडेट है ही नहीं।
तो 1 साल से मैं सिर्फ कमल के लिए ही काम करना तय कर चुका है। मेरी पार्टी को मैंने उस प्रकार से गैल्वेनाइज कर दिया था। तो हम कमल के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं। मैं भी कमल के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे साथी भी कमल के काम कर, और हमारे ओपोनेंट भी कमल के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना कीचड़ उछालते हैं कमल ज़्यादा खिलता है। तो वो काम वो कर रहे हैं और हम कमल की बात पहुंचा रहे हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि ये आपका सबसे कंफर्टेबल चुनाव है? ऐसा है, कभी हमने कंफर्ट जोन में जाना नहीं चाहिए। अगर ये कंफर्टेबल है तो मैं खुद चुनौती खड़ी करूंगा। देखिए, आप देखे होगा स्ट्रेट हाईवे होता है ना, वहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। जहाँ कर्व आते हैं वहाँ एक्सीडेंट कम होते हैं। मैं जागरूक रखना चाहता हूँ मेरी टीम को, जगाए रखना चाहता हूँ, दौड़ाए रखना चाहता हूँ। तो मैं कंफर्ट जोन वाली दुनिया मुझे मंजूर नहीं। पर लोग भी ये कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? मेहनत तो मैं इसको अवसर मानता हूँ जी, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। जनता जनार्दन के दर्शन करना, उनकी भावनाओं को समझना, यही तो मेरी प्राण शक्ति है, ये मेरी ऊर्जा है। दूसरा, लोकतंत्र में चुनाव को हमने जीत हार के सीमित अर्थ में नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा, एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी होती है। आपके पास अवसर होता है अपने विचारों को लोगों तक ले जाने का, और आप जब डायरेक्ट विचार ले जाते हैं तब न डाइल्यूजन आता है न डाइवर्जन आता है, यानी परफेक्टली मैसेजिंग आप कर सकते हैं। फिर आप, अब जैसे काशी से गया तो मेरा काशी का मिजाज आ रहा था, लेकिन मैं कोडरमा गया, वहाँ का जो दृश्य देखा तो मैंने अपना पूरा भाषण का विषय बदल दिया। पहले मैं जाता था रास्ते में कुछ अलग सोचता था मैं, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये जो लोग हैं मुझे इनके साथ ये बात करनी है। और मैं मानता हूँ सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि वे चुनाव का भरपूर उपयोग करें, मतदाताओं को एजुकेट करें, अपनी आइडियोलॉजी से एजुकेट करें, अपनी वर्किंग स्टाइल से एजुकेट करें, अपने प्रोग्राम से एजुकेट करें। ये काम सबने करना चाहिए। मैं तो चाहूँगा अभी भी करें, अभी 15-20 दिन बचे हैं, अपने मतदाताओं को एजुकेट करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं। मोदी जी, उसी सवाल से आगे बढ़ते हुए मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी बात है कि आप जिम्मेदारी उठा लेते हैं। मुझे गुजरात के 2 विधानसभा चुनाव मैंने कवर किए, ये तीसरा लोकसभा आपका चुनाव है जो मैं कवर कर रही हूँ। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है, क्योंकि इसमें एक डर फेलियर का भी रहता है जो शायद आप महसूस नहीं करते हैं कभी। पर 400 पार का नारा के साथ आपने शुरू किया, एक बहुत बड़े, मतलब उस समय सब लोग आप पर हावी हो गए थे कि 400 कैसे हो जाएगा, और आज भी वही मुद्दा है, वही चर्चा है। अपना टारगेट रिवाइज आप करेंगे। परिवार वाले लोग हैं, आपके संतान है, अगर आपका बच्चा 90 मार्क लाता है तो आप उसको जरूर कहते होंगे अगली बार 95 लाना है, जरूर कहते होंगे। 99 लाए होंगे, बोले 99 है, 100 लाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखो ना, जरूर कहते होंगे। हमारे पास ऑलरेडी 19 से 24 400 थे, एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस के रूप में। तो एक मेरा कर्तव्य बनता है अभिभावक के रूप में भी कि भाई 400 पार आगे जाना है। तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता 90 आए यार, तेरे किसी दोस्त को 90 नहीं है, 60 आएंगे तो चल जाएगा, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं कह सकता मैं। 90 है तो मैं कहूँगा 95 लाओ। तुम्हारे और दोस्तों को क्या है उसके आधार पर थोड़ा सोचते हैं। दूसरी बात है, जहाँ तक जिम्मेवारी, ये लीडरशिप का कर्तव्य है जी। आज देश का दुर्भाग्य है कि दूसरे के सर पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है, नेता भाग जाते हैं, चमड़ी बचाते हैं। ये तो देश के लिए सबसे निराशा और दुख की बात है। कम से कम एक इंसान है जो जिम्मेवारी लेने को तैयार है, जो भागता नहीं है, जो कहता है जी मैं ये कहता हूं, मेरी जिम्मेवारी है। और देश में, राजनीतिक जीवन में, हर दल में जिम्मेवारी लेने वाले लोग होने चाहिए। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो अपने साथियों पर ठिकरा फोड़ करके भाग जाए। ये शोभा नहीं देता है जी। प्रधानमंत्री जी, जब 2014 का चुनाव हुआ उस वक्त देश में
मनमोहन सिंह के खिलाफ कांग्रेस और यूपीए के खिलाफ बहुत गुस्सा था, लोग बदलाव चाहते थे। 2019 का चुनाव हुआ, उससे पहले पुलवामा, बालाकोट हुआ, राष्ट्रीयता का भाव था देश भर में और लोग आपको एक और मौका देना चाहते थे। इस बार विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं कि क्या उस तरह का जोश और जज्बा वोटर्स में है जो कि 2019 में था? वोटिंग परसेंटेजेस थोड़ी सी कम हुई हैं, वोटिंग परसेंटेज के डिक्लाइन को आप कैसे देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि वोटर्स में एक तरीके से उस तरह का एंथुजियाज्म नहीं है जो कि 2014 और 2019 में था? उसको आप कैसे स्टडी करते हैं? ऐसा है कि कुछ लोगों की रोजी रोटी इस पर डिपेंडेंट है। उनको खुद को रिलेवेंट रहने के लिए क्या करना होगा? कुछ तो चीज़ें सगुफे छोड़ने पड़ते हैं, वरना तो हवा बन जाए यार, ये तो जीता हुआ है, चुनाव में क्या है यार, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं मिलेगा, कुछ बेकार हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है। मुझे याद है मैं गुजरात में पार्टी का काम करता था, तो यानी शायद वो होगा चुनाव और 95 पहले का कोई चुनाव होगा। तो उसके पहले नगर पालिका के चुनाव हुए थे और नगर पालिकाओं के चुनाव में हमारे यहाँ सिंबल पे नहीं लड़ा जाता था, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट लड़ते थे लोग। लेकिन भाजपा ने शुरू किया कि नहीं, हम सिंबल पे लड़े, लोगों को आदत डाल, क्योंकि जिम्मेवारी तय हो। लड़ते तो बीजेपी पे भी कार्यकर्ता लड़ते थे, इंडिपेंडेंट लड़ते थे, तो हम पार्टी सिंबल पर लड़े। लेकिन स्वाभाविक थे इंडिपेंडेंट ज़्यादा जीते। हमारा पहला दिल्ली से जो पत्रकार आते थे ये फाइल लेके आते थे, और चुनाव असेंबली का चुनाव था, सवाल यहीं से शुरू करते थे, अब ये भी तो असेंबली में हार गए थे, चुनाव कैसे जीतोगे, अब ये भी तो असेंबली। तो मैंने कहा यार तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? कोई तो होमवर्क तो करो। दोनों ये नगर पालिका का चुनाव कैसे होता है, स्टडी तो करो। वैसा ही है ये मतदान का। मतदान का पॉलिटिकल पार्टी के परफॉर्मेंस वगैरह चीज़ों से जोड़ करके देखने के बजाय ये देखना चाहिए कि लोकतंत्र में मतदान बड़ा महत्वपूर्ण है। उदासीनता लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। हमारा नैरेटिव वो होना चाहिए ताकि देश के लोकतंत्र मजबूत हो। उसके बजाय हम उसमें से रिजल्ट खोजने लगते हैं, और वो भी तथ्य नहीं है, तर्क है सिर्फ। अब उन तर्कों के पीछे समय बर्बाद करके क्या करेंगे जी लोग? मैं नीचे जमीन पे जाता हूँ, और मैंने कभी पहले क्लेम नहीं की है जी। आपने देखा होगा मेरे खिलाफ शिकायत ये है कि मैं हार जीत के क्लेम नहीं करता रहता हूँ। इस बार भी मैंने क्लेम नहीं किया था, हाउस में मैंने, लोग बोल रहे थे 400 पार, मैं खुद क्लेम नहीं करता था, लेकिन मुझे पता तो चलता है जी। हाँ, मैं तैयारी करता हूँ, 100 दिन में क्या करूँगा, 5 साल में क्या करूँगा, 2047 का ये काम मैं करूँगा, तो मुझे मालूम है कि जिम्मा मुझे निभाना है। लेकिन आपके इस आत्मविश्वास को जोड़ दिया जाता है बहुत सारी और चीज़ों से भी, संस्थाओं पर सवाल उठाए जाते हैं, और विपक्षी दल जो आपके ऊपर एक बहुत संगीन आरोप लगाते हैं सरकार पर, वो ये कि संस्थाओं को प्रभावित किया जाता है, और उसमें इलेक्शन कमीशन का नाम, क्योंकि उस संस्था पर सबका, जनता का भरोसा है। इसीलिए मैं इस आरोप पर आपका जवाब चाहती हूँ कि वो कहते हैं पहले चरण का जब चुनाव हुआ तो मतदान के आंकड़े आने में 11 दिन क्यों लग गए, क्यों उन आंकड़ों को छुपाया जा रहा है? इस आरोप पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मैं कम से कम आज तक से अपेक्षा करता हूँ, और हो सकते तो इंडिया टुडे भी, इंडिया टुडे नाम का, हाँ, दोनों से, कि जो इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी पर ही विद्वानों की डिबेट हो, पॉलिटिशियनों की नहीं। जो एक्सपर्ट है, जो इस विषय को जानते हैं, उनकी डिबेट हो, और उन्होंने सही किया गलत किया, क्योंकि मैं इसी के लिए कोई कमेंट करूँ ठीक नहीं है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ये जो इंस्टीट्यूट है, करीब करीब 50-60 साल तक सिंगल मेंबर रही है, और मज़ा ये है कि इलेक्शन कमीशन से जो लोग निकले वो कभी गवर्नर बने, कभी एमपी बने, कभी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने गए आडवाणी जी के सामने। मतलब उन्होंने कैसे लोगों को बिठाया था, इसका उदाहरण है। उस जमाने के जो इलेक्शन कमीशन जो रिटायर्ड हुए, जो बैठे हैं, वे आज भी उसी पॉलिटिकल फिलोसॉफी को प्रमोट करने वाले ट्वीट करते हैं, ओपिनियन अपने देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। इसका मतलब अब जा कर के इलेक्शन कमीशन
पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना है। और मैं चाहूँगा आज तक से, और मुझे पक्का विश्वास है, अभी नहीं तो कभी न कभी आप लोग करेंगे, कि भारत के इलेक्शन कमीशन के जो यात्रा है उस पर एनालिसिस हो। मेरा दूसरा कहना है, दुनिया में भारत के ब्रांडिंग के लिए जो हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे मैं जब दुनिया को कहता हूँ मेरे यहाँ 900 टीवी चैनल है, वो टीवी चैनल मेरे साथ क्या करते हैं मेरा मुद्दा नहीं है। मैं दुनिया को बताता हूँ ये मेरा देश है, 900 टीवी चैनल। तो सुन करके चौंक जाते हैं, उनको क्या 900 टीवी चैनल, और मैं कहता हूँ इतनी लैंग्वेजेज में है, तो परेशान हो जाते हैं। तो मेरे लिए 900 चैनल मुझे दिन रात क्या करते हैं वो अलग विषय है, लेकिन 900 चैनल हो रहा है मेरे देश की ताकत है। तो मैं दुनिया के सामने ले जा, भारत का इलेक्शन कमीशन, भारत की इलेक्शन प्रोसेस, ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा है। ये हम सबका कर्तव्य है कि हमारे देश का ब्रांडिंग करें। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों ने विश्व भर से अलग अलग मीडिया हाउसेस को यहाँ इनवाइट करना चाहिए। चुनाव में 2 हेलीकॉप्टर उनके लिए ले लेना चाहिए। हैं? कुछ गलत नहीं है जी। आपने अच्छा आइडिया दिया अगले बार के लिए। बस सच बताओ, इससे आपका भी एक ग्लोबल बनेगा। जैसे इस बार हमारे यहाँ कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए, दुनिया भर से आए, कुछ ऑब्जर्वर के रूप में लोग आते हैं, देखने के लिए आते हैं। सचमुच में भारत का लोकतंत्र का उत्सव और भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र की समझ, और कितना बड़ा मैनेजमेंट है जी, लाखों लोग लगते हैं जी, और समय सीमा, ये अद्भुत काम है जी। ये बहुत बड़ा, मैं तो मानता हूँ दुनिया की यूनिवर्सिटी एक केस स्टडी है। और आपके अरुण पुरी जी पढ़ने के लिए गए, उनको कहिए कि भारत के इलेक्शन प्रोसेस पर वहाँ की यूनिवर्सिटी केस स्टडी करे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हिंदुस्तान का जी, हमने गर्व करना चाहिए। तो आपने आज तक हेलीकॉप्टर शॉट देखा कि नहीं देखा? मैं समय नहीं मिला, मुझे देखा नहीं, लेकिन मुझे चिंता जरूर रहती थी कि क्योंकि इतनी आपाधापी में अच्छे हेलीकॉप्टर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको लैंडिंग करने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, और कोई वीआईपी मूवमेंट होगी तो आपको उड़ने की रुकावट हो जाएगी, वेदर प्रॉब्लम होंगे। यानी ये सरल नहीं है जी, बड़ा कठिन है जी, बड़ा कठिन है। हम नैरेटिव की बात कर रहे थे सर। जैसे जब भी आप चुनाव लड़ते हैं, चाहे गुजरात में या यहाँ, हर बार लोग यही कहते हैं अब आप हार रहे हैं, फिर आप जीत कर आते हैं, ज़्यादा सीट जीत कर आते हैं। जब से आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोगों को बताया और ये वादा किया, अब उस पर भी एक दूसरा नैरेटिव है। अब लोग कहते हैं कि ये 1 नेशन 1 ड्रेस हो जाएगी, 1 नेशन 1 फूड हो जाएगा, 1 नेशन 1 लैंग्वेज हो जाएगा, और उसका एक आगे ये है कि अब 1 नेशन 1 लीडर हो जाएगा, और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कभी आपको अवसर मिला है क्या कि ऐसा जो बोलते हैं उनको जरा काउंटर सवाल करें? आप एक आध बार तो कीजिए कि आप ये नैरेटिव लाए कहाँ से भाई? गंभीर बात बता रहे हैं, उनको बताए कि आपने यूसीसी पढ़ा है क्या, यूसीसी होता क्या? ये तो कुछ तो आपकी भी तो जिम्मेवारी बनती है ना भाई, मुझे जवाब दे करके देश को बताना, या आप भी तो थोड़ा होमवर्क कीजिए। नहीं, जिनके मन लेकिन जी, लेकिन कम से कम इस देश के पास एग्जाम्पल है, गोवा में यूसीसी है। मुझे बताइए, क्या गोवा के लोग एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं क्या? क्या गोवा के लोग एक ही प्रकार का खाना खाते हैं क्या? क्या मजाक बना के रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका कोई लेना देना ही नहीं जी। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 2 डज़न बार कहा है कि इस देश में यूसीसी लाओ। मुझे याद है कि मैं शायद एकता यात्रा में जब चला था, कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहा था, और महाराष्ट्र में शायद औरंगाबाद मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो रथ का शाम का जो कार्यक्रम था, उसमें चिली का कोई बाजार है शायद मिर्च का, और डॉक्टर जोशी जी को उसकी एलर्जी है, तो वो एकदम से बीमार हो गए, यानी बड़ी हालत ख़राब हो गई उनकी। अच्छा, ये भी ध्यान नहीं रहा कि वहाँ हम कार्यक्रम करें या न करें, तो फरा मोर्चा मुझे संभालना पड़ा, और मैं तो बहुत जूनियर था। तो फिर वहाँ
मैं जा रहा था, हमारा रथ, एक स्कूल के बच्चे सब खड़े थे, मैंने कहा रथ रोको भाई, नीचे बात करते हैं। तो मैं बच्चों के साथ बात करने गया, शायद उसका वीडियो कहीं उपलब्ध होगा उस जमाने में। मैंने बच्चों को कहा भाई बताओ भाई, आपके परिवार में 5 लोग हैं, बड़े भाई के लिए आपके माता पिता एक नियम कानून रखते हैं, दूसरे भाई के लिए दूसरा नियम कानून रखते हैं, तीसरे के लिए तीसरा, तो आपका परिवार चलेगा क्या? सब बच्चे नहीं नहीं, ऐसा कैसे चल सकता है? नहीं, मैंने कहा भाई ऐसा देश तो कहता है, क्या है? साहब दया ने 10 सवाल पूछे, उन बच्चों ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और ये 8वीं 9वीं के बच्चे थे। जो मेरे देश के महाराष्ट्र के टियर 2 टियर 3 सिटी के बच्चे समझते हैं, वो देश के नेता नहीं समझते हैं, तब मेरे मन में सवाल उठता है जी। ये झूठे नैरेटिव, और नैरेटिव कोई इंसान नहीं चलाता है। माफ करना, इस देश के मीडिया हाउस का गैर जिम्मेवार व्यवहार है जो ऐसे गलत नैरेटिव को बल देता है। एक आदमी की क्या ताकत है जी, बोलता रहेगा, कौन कौन पूछेगा जी? ये देश के लिए, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है जी। देश के संविधान में लिखा हुआ है जी कि भारत को उस दिशा में जाना चाहिए। क्या उस समय के हमारे लोगों को ये था कि सबको गुलाब लगाना पड़ेगा? इसलिए उसी से आने वाला था, संविधान सभा में ये आया था। नैरेटिव में अब देखिए, जैसे ये एक नया चल पड़ा कि संविधान बदलने वाले हैं, और ये अचानक से उन्होंने कहा और वो पिक कर गया। पिक कर गया था तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन इस देश में ऐसा भी झूठ चल सकता है, सिर पैर नहीं है कुछ नहीं जी। यानी संविधान, सवाल ये पूछना चाहिए, चर्चा, इस देश में सबसे पहले संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया? पंडित नेहरू ने किया। पहला संविधान में उन्होंने जो अमेंडमेंट लाए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने वाला लाए, यानी वो लोकतंत्र के भी खिलाफ था, संविधान के भी खिलाफ था। दूसरा, उनकी बेटी लाई, प्रधानमंत्री थी वो, बेटी ने क्या किया? कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई आप पार्लियामेंट में नहीं रह सकते, तो कोर्ट के जजमेंट को उलट कर दिया। देश में आंदोलन चला तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके सारे सब अखबारों को बंद कर दिया। इमरजेंसी का एक फ़ायदा हुआ, अरुण पुरी को इंडिया टुडे का जन्म हुआ। जो भी फायदा हुआ वो तो उनकी रोजी रोटी का सवाल है। उसी समय इंडिया टुडे जन्म हुआ। उसके बाद उनके बेटे आए, साहबानों का जजमेंट आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उलट दिया, वे संविधान को बदला उन्होंने। फिर उन्होंने एक कानून लाए, जो कानून था मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन का। देश भर में विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ था, मीडिया भी वाइब्रेंट होने लगा था। सब टूट पड़े कि हम फिर से इमरजेंसी नहीं आने देंगे। डर करके मारे उनको, फिर वो विड्रॉ करना पड़ा। फिर उनके साथ बेटे आए, तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी। रिमोट कंट्रोल सरकार के प्रधानमंत्री भी थे पद पर। संविधान की कोख से सरकार बनी थी। सरकार मुझे पसंद है नहीं पसंद नहीं चलता है, वो भारत के लोकतंत्र के द्वारा संविधान की कोख से पैदा हुई सरकार थी। संविधान की कोख से कैबिनेट बनी थी। उस कैबिनेट ने एक निर्णय किया और एक शाहजादा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कैबिनेट के निर्णय की धज्जियां उड़ा देता है। इतना ही नहीं, कैबिनेट फिर अपने मुद्दे को रिवर्स कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही परिवार के 4 लोगों ने अलग अलग समय पर संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन लोगों को संविधान के लिए इस प्रकार की गंदी हरकतें करने का जमाना चला गया। और इसलिए मैं आज डंके की चोट पर लोगों को कहता हूं कि मोदी जिंदा है तब तक जो संविधान सभा की मूल भावना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, मेरी जान खपा दूंगा मैं इसके लिए। धर्म के आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर आपने देश को बांट दिया एक बार। अभी धर्म के आधार पर आप ये करोगे?
क्या सिर्फ अपना पद बना रहे, चेयर मिलती रहे इसलिए ये खेलते क्या रहोगे? देश हित स्वीकार नहीं करेगा और मैं देश को एजुकेट करूंगा, उसके लिए मैं अपना जीवन खपाऊंगा। मोदी जी, इस चुनाव के दौरान और उससे पहले भी विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में खतरे में है। वो कहती हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो पहले से कमज़ोर हो गई हैं। यहाँ तक कि आप पर तानाशाही, डिक्टेटर होने का भी आरोप लगता है। इसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब ये कहा जाता है कि लोग आपसे बहुत डरते हैं जरा और खौफ में उन हैं। इंस्टीट्यूशंस का नाम बताइए जिसके कारण पता चले। नहीं, जैसे उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद कमज़ोर हो रहा है, या फिर लेजिस्लेचर में जिस तरह की बहस होनी चाहिए पहले होती भी थी, वो अब फटाफट बिल पास हो जाते हैं, इतने कमिटीज़ भी नहीं जाते। इस तरह उनको लग रहा है कि डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? बिकॉज पहली बात ये है कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करने के लिए बार बार हम कह रहे हैं आइए, लेकिन इनको लगता है कि हमारे पास कहने को कुछ है नहीं, कहने वाले भी लोग नहीं हैं। इनके जितने नए एमपी आए हैं ना, वो आके मुझे कहते हैं कि साहब हमारे तो 5 साल बर्बाद हो गए, हम एक शब्द बोल नहीं पाए हाउस में। मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ। मैंने कभी उनके नेताओं को कहा, मैंने कहा आपको करना ऐसा करो, 1 घंटा आपके यंग जो फर्स्ट टाइम एमपी है उनको मौका दो, फिर डिस्टर्ब करो, बाद में करो डिस्टर्ब। इनको जीवन में ये सब मैं कह चुका हूँ जी इनको। मेरी कोशिश रही है कि ये लोग कुछ करें, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का ये परिवार, उनके लिए लोकतंत्र मतलब उनका सत्ता में होना। वे आज भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि 2014 से इस देश में कोई दूसरी सरकार देश के ने चुनी है, ये कोई दूसरा प्रधानमंत्री है जो देश ने बनाया है, मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे। और इसलिए वो हर जगह पे उनके मैनिफेस्टो के मुद्दे अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो भी उनको बुरा लग रहा है। उनकी कही हुई बातें आज अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको तो खुशी होनी चाहिए, भाई ये तो हम कहते थे आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें मौका नहीं मिला। प्रणब मुखर्जी कहते थे, आपने उनकी किताब में देखा होगा कि मेरे साथ जो उन्होंने काम किया वो कितना डेमोक्रेटिक वे में काम हुआ, राष्ट्रपति की इंस्टीट्यूशन की कितनी प्रतिष्ठा हमने बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट, मुझे बताइए, ऊपर से लोग कहते हैं कि सरकार की तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ चलती ही नहीं है, हम पर तो आरोप ये है जी। और उसमें हम लोग एबिलिटी के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है। इसका मतलब पहले कुछ एबल लोग थे जो जुडिशरी को मैनेज करते थे और वो इंस्टीट्यूशन ठीक थी। मैं मानता हूं मुझे क्यों मैनेज करना चाहिए, कानून का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी, एक आरोप जांच एजेंसियों को लेकर आपकी सरकार पर लगता है। वो विपक्ष चिल्लाता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे विभाग जो विपक्षी नेता हैं उन पर तो बहुत अग्रेसिव होकर आक्रामक तरीके से कार्रवाई करते हैं, जेल में भी पहुंचाते हैं, लेकिन जो एनडीए में शामिल हो जाते हैं विपक्ष के नेता, उन पर सॉफ्ट हो जाता है इस आरोप पर। ऐसा है कि ऐसा कर करके उस मुद्दे को टालिए मत, ये तरीका है। जैसे मैं कहता हूं कि परिवारवादी पार्टी, तो हमारे मीडिया के लोग मुझे सवाल क्या पूछते हैं कि राजनाथ जी का बेटा भी तो है। दोनों में फर्क है जी। हम मुद्दों को इस प्रकार से डाइवर्ट करने की मदद मीडिया कम से कम इन लोगों को न करे, ये मेरा आग्रह रहेगा। मैं जब परिवारवादी पार्टी कहता हूं उसका मतलब है कि पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। किसी परिवार के 10 लोग अगर पब्लिक लाइफ में आते हैं तो बुरा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। 4 लोग अगर बढ़ चढ़ करके आगे जाते हैं तो बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन वो पार्टी नहीं चलाते हैं जी, पार्टी निर्णय करती है। वैसे ही ईडी जो कदम उठाती है, वो कदम, आप मुझे बताएं कि आज से 20 साल पहले खबरें क्या रहती थी, ब्लैक मार्केट पर सर्च हुई, रेड हुई, इतना चीजें पकड़ी गई, इतनी चीनी पकड़ी गई। अब वो खबरें आती हैं क्या? नहीं आती है। क्यों?
क्योंकि उस समय उस इंस्टीट्यूट ने जो भी काम किया, जो कानून में बदलाव आया, टैक्सेशन में परिवर्तन आया, तो ब्लैक मार्केट की दुनिया हिंदुस्तान के पब्लिक लाइफ में अब थिएटर भी ब्लैक मार्केट वाला सुनने को मिलता नहीं है। इसलिए नहीं कोई संसद में चला गया, थिएटर में वो सुन नहीं मिलता है कि भाई ब्लैक मार्केट वाला हो। वैसा ये चला गया। भ्रष्टाचार भी जा सकता है, क्यों? अगर उसके पास जिसकी काम जिम्मेवारी है वो काम करे तो। सचमुच में पूछना चाहिए कि 10 साल तक ईडी को इतना पगार दिया, उन्होंने काम किया क्या भाई? 2004 से 2014 काम क्यों नहीं किया? उसकी ड्यूटी है। मुझे बताइए, रेलवे का टिकट चेकर है, वो टिकट चेक नहीं करेगा तो रखने की क्या जरूरत है भाई? उसी काम के लिए है वो। आप अगर मीडिया में है, आप अगर मोदी का झंडा लेकर के भक्तिपूर्वक घूमते रहेंगे तो आपको कौन आज तक वाला रखेगा? कल निकाल देगा वो। आपका काम है 10 चीजें खोज के लाइए, जो ठीक लगे उसको दुनिया के सामने ले जाइए। आपका काम है और करते हैं आप लोग। वैसे ही ईडी का काम है वो करे। आंकड़े क्या कह रहे हैं? 2004 से 14 व्यवस्था तो यही थी, कानून वही था। मैंने कानून नहीं बदला है, मैंने ईडी बनाई नहीं है। उन्होंने बिल्कुल निकम्मापन किया, कोई काम किया नहीं। सिर्फ 34 लाख रुपया, 35 लाख 34 लाख रुपया जब्त किया 10 साल में। हम तो विपक्ष में थे, किसने रोका था भाई? मेरी सरकार ने 2200 करोड़ रुपया पकड़ा है। नोटों के ढेर आपके टीवी वालों ने दिखाए हैं जी। बंगाल, झारखंड। उस ईडी को आप कैसे बदनाम कर सकते हो जी? एमपी के घर से मिले हैं पैसे, आप कैसे इनकार कर सकते हो? मुझे बताइए, कहीं ड्रग्स हैं, अगर ड्रग्स की बहुत बड़ी मैं खेप पकड़ लेता हूं तो आप तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे? ईडी अगर पकड़ता है तो उसकी तारीफ भी, उसको गुनहगार। ये क्या तरीका है? क्यों? क्योंकि वो राजनेता के यहाँ से पकड़ा गया। पर आप चाहते हैं कि सब पे बराबरी से हो, कि अगर एनडीए हो, बीजेपी हो, कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड, यही होना चाहिए। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। देश में से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और ये देश का बहुत विनाश कर रहा है जी, बहुत विनाश कर रहा है जी। मोदी जी, कुछ ऐसी पार्टियां भी आजकल दिखती हैं, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हम देखें बहुत शिद्दत से चुनाव लड़ते हैं आप लोग। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन जब संसद में कोई ऐसा काम होता है जहां पर आप लोगों को जरूरत होती है, कोई ऐसा विधेयक रहता है, आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं। ये मित्र और दुश्मन वाला कैसा रिश्ता है? क्या वोटर कंफ्यूज नहीं? मैं हमेशा कहता हूं, चुनाव 3 या 4 महीने के लिए होना चाहिए। 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने 4 साढ़े 4 साल मिल बैठ करके जहां भी निकट आते हैं आकर के देश चलाना चाहिए। 6 महीने चुनाव है, लड़ लो, पूरी ताकत से लड़ लो। लेकिन अब आपने देखा होगा, फ्रेंडली मैच होते हैं खेलकूद में, लेकिन जब एक्चुअली मैच होता है तब आमने सामने हार जीत की लड़ाई होती है। अब हम पहले तो टेस्ट मैच होती थी, तो उसके पहले 3 दिन की एक फ्रेंडली मैच का, वो 3 दिन का रहता था ताकि खिलाड़ी को जानते वगैरह। खेलकूद में तब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शब्द पैदा हुआ है जी। राजनीति में भी मेरा मत है 4 साढ़े 4 साल मुद्दों के आधार पर देश हित में हम लोगों ने चलना चाहिए। तो आप 3rd टर्म में कमिट कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन सर? ऐसा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर मिलता है तो? मेरा पहले से मेरी पार्टी का मत रहा है, और ये कोई भीम नहीं है जी। आप देखिए क्या हालत है। मैं हैरान हूँ, मैं इस समय बोलूँ कि ना बोलूँ टीवी के सामने, लेकिन मुझे बड़ा दर्द होता है कि जब एक राज्य का चुनाव हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री उस राज्य में जाकर के, किसी भी दल का हो, उस मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषण कर रहा है, देश कैसे चलेगा जी? अब मेरी मजबूरी है कि मुझे उस राज्य में जाकर के बोलना पड़ रहा है, पॉलिटिकल कंपल्सन है। अच्छा होगा एक साथ चुनाव है तो जो भी बोलना है सब लोग बोल लेंगे,
उसमें से भी जो भी अमृत निकलेगा निकल करके आगे बढ़ेंगे। फिर लॉजिस्टिक खर्चा कितना होता है। मैं जब गुजरात में था तो ये इवन मनमोहन सिंह जी की सरकार, उनके समय इलेक्शन कमीशन सबसे ज़्यादा अफसर मेरे यहाँ से उठा के ले जाते थे ऑब्जर्वर के रूप में। 70-80 मेरे अफसर चले जाते थे और साल में करीब करीब 100 दिन किसी न किसी चुनाव में लगे रहते थे। तो मैं कहता भाई मेरा राज्य इतना एक्टिव राज्य है, मैं 80 लोग चले जाते, मैं करूँगा कैसे? ये बंद करो आप, मैं ऑब्जर्वर नहीं दूंगा। तो उनका कानून ऐसा है कि मुझे देना पड़ता था। ये हर राज्य की मुसीबत होगी जी, इतने ऑब्जर्वर जाते हैं। अच्छा, फिर आचार संहिता, 45 दिन तक सबको वैकेशन मिल जाता है, सब मौज करते हैं। 6-7 में मोस्ट प्रोबेबली देश, इतना बड़ा देश रुक जाए, कैसे रुक सकता है जी? इतने बड़े देश में बहुत सारा संकट है। पहले भी हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं था जी, ये 67 के बाद आया। तो अभी ये कमीशन में बिठाया, कमीशन की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर करके उसमें एक्शनेबल पॉइंट आएंगे। हमारा एक कमिटमेंट है, कमिटमेंट पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है जी, देश के लिए बहुत जरूरी है ये। रोजगार बनाम लाभार्थी, एक बहस ये भी देश में छिड़ी हुई है। विपक्ष का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी जो अपना न्याय पत्र लेकर आई है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख हम शिक्षित युवाओं को देंगे। आपका फोकस लाभार्थियों पर रहता है। अब वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा अग्रेसिव, आक्रामक तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को डील कर रहे हैं। ये कांग्रेस का दावा है, बनाम बीजेपी, बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर आपका? अगर वो इतने ईमानदार है, जहां उनकी सरकारें हैं वहां उनके मुंह पे ताला क्यों लग जाता है? वहां क्यों नहीं बोलते हैं? दूसरा, अगर सरकार का रोजगार का जिम्मा है तो जैसे भारत सरकार का है वैसे राज्य सरकार का है, वैसा स्थानीय स्वराज संस्था का, सबका जिम्मा है। तो मेरे हिस्से में तो बहुत कम जिम्मेवारी आएगी। फिर भी आप अगर वादा पूरे करने की बात करेंगे, अभी अभी मेरे हिसाब से रोजगार के जो रिकॉर्ड आए हैं, कल ही के स्कॉच ने एक रिपोर्ट दिया है, 10 साल में जो माइक्रो फाइनेंस हुआ है, इस माइक्रो फाइनेंस के कारण जो रोजगार उपलब्ध हुआ है, क्या उसको आप रोजगार नहीं मानेंगे? केंद्र की 10-12 जो योजना ऐसी हैं जिसके आधार पर उन्होंने एनालिसिस किया कि भाई एक घर बनता है तो कितने पर्सन आवर्स रोजगार मिलता होगा। पहले मैन आवर्स कहते थे, अब जेंडर न्यूट्रल दुनिया हो गई तो पर्सन आवर बोलते हैं। तो कहते हैं भी 5 करोड़ पर्सन ईयरली उनका हुआ है, यानी अपने नौकरी जनरेट हुई है। अब ये आंकड़ा बहुत बड़ा है जी, इसके हिसाब से देखें तो सारे। अब मुझे कोई बताएं कि पहले अगर 100 किलोमीटर रोड बनता था, आज अगर 200 किलोमीटर बनता है तो मैन पावर लगा होगा कि नहीं लगा होगा, या तो पर्सन पावर लगा होगा कि नहीं लगा होगा। पहले इलेक्ट्रिफिकेशन इतना होता था, आज इतना होता है। पहले इतने एयरपोर्ट थे, आज इतने एयरपोर्ट बने हैं। 4 करोड़ गरीबों के घर बने हैं, 11 करोड़ टॉयलेट बने हैं। 5G दुनिया में सबसे तेज गति से रोल आउट हुआ। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, ऐसा नहीं बन जाता कि 5G, वो टावर लगते हैं, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाने वाले लगते हैं। इसका मतलब कि इन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे। PLFS का आंकड़ा तो बिल्कुल हकीकतों के आधार पर 6-7 साल में 6 करोड़ नए जॉब ये आपको ऑन रिकॉर्ड मिल रहे हैं। EPFO 10 साल में कवर होने वाले लोगों में 167%, 150, 65 या 70 इतना बढ़ोतरी हुई है। अब इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे जी? यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मुद्रा लोन करीब 43 करोड़ लोन्स अलग अलग, कुछ लोग रिपीट होंगे। उसमें 70% वो हैं जो पहली बार रोजगार कर रहे हैं। अब एक आदमी किसी एक को तो रोजगार देता होगा, कुछ कारोबार चला रहा है, एक को तो देता होगा। ये सब ऐसी हवाबाजी थोड़ी होती है जी। हमारे देश में तो मुसीबत ये है
कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस इतनी कठिन है कि एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, डिपार्टमेंट मांगेगा, फाइनेंस, यानी उसकी प्रक्रिया किसी व्यक्ति तक पता चले कि नौकरी आने वाली है, उसके पहले 1 साल लग जाता है। मैंने इसको इतना छोटा कर दिया है, आज 2.5-3 महीने में फाइनल हो जाता है कि अभी तुम्हारे आज नौकरी भर्ती करनी है, 2.5-3 महीने में पूरा करो प्रक्रिया। इतना सारा मैंने रिफॉर्म किया है। लेकिन रोजगार एक ऐसा विषय है कि जिसमें हाथ पैर है ही नहीं, बोले जा सकते हो, कुछ भी बोले जा सकते हो। कुछ लोग होते हैं, अब जैसे आप हैं, आपके पास यहाँ काम है, लेकिन मन में रखा है कि नहीं यार मैं तो चीफ एडिटर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो बेरोजगार है, क्योंकि चीफ एडिटर नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रहता है। प्रधानमंत्री जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय है? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? नहीं, अमीर ज़्यादा होने चाहिए। सबके सब गरीब होने चाहिए। एक तो एक उपाय ये है कि भाई कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल सब तो मान है भाई। इस देश में पहले ऐसा था, अब आप कहते हैं नहीं सब अमीर होने चाहिए, तो धीरे धीरे होंगे कि रातों रात एक साथ सब यहाँ है तो सब यहाँ आएंगे, थोड़े यहाँ आएंगे वो नीचे वालों को ऊपर लाएंगे, थोड़े ऊपर आएंगे वो लाएंगे, थोड़े और ऊपर आएंगे उनको लाएंगे। एक प्रोसेस होती है। और इसलिए या तो हम तय करें कि हम सब गरीब रहना चाहते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हर एक को भाई 10 रुपये मिलेगा, बस 10 रुपये गुजारा करना है तो करो। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है हम कोशिश करें आगे बढ़ने की। आज 10 आगे बढ़ेंगे, कल 100 बढ़ेंगे, फिर परसों 500 बढ़ेंगे। आज हो रहा है। आप पहले स्टार्टअप हमारे देश में कुछ सैकड़ों थे, आज 1.25 लाख स्टार्टअप हैं, तो प्रगति हो रही है। पहले हवाई जहाज में बैठने वालों की संख्या इतनी थी, आज 1000 नए हवाई जहाज का ऑर्डर बुक करना पड़ा है। 1000 नए आज हिंदुस्तान में सरकार के और प्राइवेट गिने तो करीब 600 या 700 हवाई जहाज है, नए 1000 है वो हवाई जहाज। मतलब कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है। आज मुझे बताइए बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह यात्राएं जो लोग जा रहे हैं, वो पैसे कहाँ से लाते हैं जी? कोई तो खर्चा, पैसा होगा तब खर्चा करता हूँ। वो संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। विदेशों में लोग शादी के लिए विदेशों में जा रहे हैं। अगर 5 ही अमीर लोग होते तो इतनी शादियां विदेशों में कैसे करवाते भारत के लोग? और इसलिए मैंने तो कहा भाई मेड इन इंडिया, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आ रही तो लोगों को लगता है यहाँ जाएंगे। उनको लगता है, उसने चेन्नई देखा नहीं और कहता मुझे सिंगापुर देखना है। तो ये हमें स्थितियों को सही तरीके से देखना चाहिए। आपके डर के मारे बहुत लोग इंडिया में शादी कर रहे हैं। बोला कि मोदी जी को रिपोर्ट चली गई कि शादी विदेश में हुई। डर के कारण कर रहे हैं, वो मीडिया का वर्जन स्वाभाविक है। लेकिन रियलिटी ये है कि मुझे कई लोग चिट्ठी लिख के कह रहे हैं साहब मैंने बुक किया था, मेरा खर्चा हुआ है, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि इसका ये भी मीनिंग होता है। और बोले मैंने तो तय किया मैं हिंदुस्तान में शादी। ये छोटी छोटी जगह बड़ी अच्छी हैं। अब लोग आपके आइडिया के बाद सब जा रहे करने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग कश्मीर में हो रही है। जी, मैं बताता हूँ जी, आज अब मेरे यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ में उनकी बड़ी इनकम हो गई। पहले रिलीजियस टूरिज्म था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो था, अब उन्होंने वेडिंग के लिए उसके साथ थोड़ी फैसिलिटी बढ़ाई, तो ऑफ सीजन में उनको वेडिंग का काम मिल जा रहा है। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। आज सर फॉर्म में एकदम। हाँ सर एकदम फॉर्म में। लेकिन मैं दूसरे वाले राहुल की भी बात करता हूँ। अब दूसरे वाले राहुल जो हैं वो सर आपकी जो छवि है वो है गरीबों के मसीहा की छवि। हमने देखा महिलाएं कैसे रोने लगती हैं जब आप जाते हैं, गरीब महिलाएं कितना सुसाइड करती हैं। आपकी जो योजनाएं भी हैं वो सब 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से बाहर उतारा। लेकिन जो आरोप दूसरे वाले राहुल लगा रहे हैं आपके ऊपर वो है कि आपकी बड़े बड़े उद्योगपतियों से दोस्ती है। 5 साल से आपकी छवि पर एक स्टिकर चिपकाने की कोशिश की जा रही है और वो स्टिकर है कि अडानी अंबानी के साथ दोस्ती।
इस पर आप कैसे, और ये बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट की तरह है कि आप कहाँ काम आप कहाँ कर देखिए, रहे हैं। इस परिवार का प्रॉब्लम ये है कि ये बोझ में दबा हुआ परिवार है। नेहरू जी को गालियां पड़ती थी, बिरला टाटा की सरकार, बिरला टाटा की सरकार। पार्लियामेंट में देख लेंगे तो टाटा बिरला सरकार, टाटा बिरला सरकार, ये नेहरू जी लगातार सुनते आए थे। अब इस परिवार के प्रॉब्लम ये है कि जो गाली मेरे नाना को पड़ी वो मोदी को पड़नी चाहिए। तो वो सब चीज, वो राफेल क्यों लाए? मुद्दा राफेल नहीं था, उनको लगता था राफेल करूंगा तो बोफोर्स का पाप धोएगा, तो इसलिए वो लाए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस चुनाव में वो इतना जोर, इतनी मेहनत पहले कभी नहीं की, क्यों कर रहे हैं? उनको लगता है अगर मोदी तीसरी बार हो गया तो मेरे पिताजी की कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरी नानी की इज्जत, दादी की इज्जत नहीं रहेगी, ये तो नेहरू के बराबर हो जाएगा। वो हर चीज उसी से कंपैरिजन करते हैं, और इसलिए गालियां, ये सब उन्होंने कहीं से उधारी ली हुई गालियां हैं। जो अब दूसरा बात है, मैं लाल किले पर से बोलता हूं जी, मैं शर्माता नहीं हूं। मैं लाल किले से बोलता हूं, इस देश में वेल्थ क्रिएटर्स की इज्जत होनी चाहिए। मेरे देश में जो सक्षम लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, इनकी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। मैं मेरे 15 अगस्त के जो गेस्ट लिस्ट होता है उसमें मैं खिलाड़ी जो अचीवर्स हैं उनको बिठाता हूं। अगर देश अचीवर्स की पूजा नहीं करेगा, देश अचीवर्स का महात्मा ही नहीं करेगा, तो मेरे देश में पीएचडी करने वाले लोग कहां से निकलेंगे? साइंटिस्ट कहां से निकलेंगे? जीवन के हर क्षेत्र में अचीवर्स की इज्जत होनी चाहिए भाई। अगर कल आज तक ग्लोबल चैनल बनता है तो मैं सबसे पहला हूं साहब, ताली बजाऊंगा जी। मुझे मालूम है आज तक मेरे साथ क्या जुल्म करता है, लेकिन मैं उसकी ताली बजाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की आज तक ग्लोबल हुआ। मुझे तो दुख है जी कि CNN, BBC, आज़ादी के 75 साल हुए, मेरी एक ग्लोबल चैनल, अल जजीरा रातों रात आए और ग्लोबल चैनल बन जाए। अब कोई कहेगा तुम तो अरुण पुरी बड़े धनपति की मदद कर रहे हो। मैं धनपति की मदद नहीं कर रहा हूँ, मेरे देश का गर्व है। मेरे देश की मल्टीनेशनल कंपनियां क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? दुनिया में मेरे देश की कंपनियों की दुकानें क्यों नहीं होनी चाहिए? दुनिया के लोग नौकर रोजगार के लिए मेरे देश के, शर्माते क्या है वो भाई? हाँ, बेईमानी की है तो फांसी पर लटका दो, गलत तरीके से दिया है तो फांसी पर लटका दो, लेकिन मैं मेरे देश में वेल्थ क्रिएटर की इज्जत करूंगा। मेरे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जितना मैं पूज्य भाव से मेरे श्रमिक के पसीने की चिंता करता हूं, उतने ही भाज्य भाव से मैं पूंजीपति के पैसों का भी महत्व समझता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए पूंजीपति का पैसा हो, मैनेजमेंट करने वालों का दिमाग हो, परिश्रम करने वाले का पसीना हो, ये तीनों को एक परिवार के रूप में मैं देखता हूं, तब जाकर के विकास होता है। पर ये पैसों की बात आपने की है तो मुझे आपकी एक रैली की एक बात याद आती है, क्योंकि जब ईडी ऐसे नोटों का अंबार बरामद करते जाता है तो मैंने श्वेत पत्र किया इस मुद्दे पे कि ये ईडी जो जब्त करता है पैसा, वो पैसे जाते कहाँ हैं। और बड़ा दुख हुआ जानकर कि वो जब तक मामला चलेगा वो जब्त रहेगा। आपने कहा कि ये जो पैसे भ्रष्टाचारियों से लिए जाएंगे वो आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, वापस लौटाए जाएंगे। ये कैसे संभव होगा? आपने बहुत बहुत मार्मिक चीज पूछी है, और मैं मानता हूं अच्छा होगा आज तक के लोगों के इसके बहाने दर्शकों को भी मदद मिलेगी। मैंने एक दो प्रकार के भ्रष्टाचार हैं। एक जो बड़े बड़े कारोबार में करते, जिसमें लेने वाला भी कुछ बताता नहीं, देने वाला भी नहीं बताता, ये मुसीबत है। लेकिन ज़्यादातर निर्दोष लोग हैं। जैसे बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में पैसे गए, तो पता है कि भाई इस आदमी को नौकरी मिली, उसके पास सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है, और उसने बेचारे ने यहाँ से कर्ज लिया या अपनी ज़मीन गिरवी रखी या घर गिरवी रखा और उसमें से इतना पैसा दिया, तो ट्रेल है। तो अभी हमने काफ़ी पैसे जब्त किए हैं। टोटल प्रॉपर्टी कोई हमने 1.25 लाख करोड़ की जब्त की है जी, बहुत बड़ी अमाउंट। 1.25 लाख करोड़? 1.25 लाख करोड़ रुपया। तो मैं इस पैसों को उनको, अब जैसे केरल में साहब कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा रैकेट चलाती है जी, ये बड़े ईमानदारी का ठेका लेकर के घूम रहे, कोऑपरेटिव नेटवर्क। कोऑपरेटिव में गरीबों के पैसे ज़्यादातर
नौकरी पेशे वालों के पैसे हैं, और आदमी फिक्स डिपॉजिट में पैसे देता है, रखता है भाई कि बेटी बड़ी होगी तो शादी के लिए काम आएंगे, बेटा बड़ा होगा एक आध कमरा बड़ा, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जी। इन्होंने क्या किया, इन पैसों को अपने निजी बिजनेस पार्टनरशिप के नाम पर बांट दिए और हजारों करोड़ का घपला उन्होंने किया है बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंकों में। ये आपके लिए जैसे वो केरल फाइल को लेकर के तो आप लोग डरते हैं, लेकिन इसमें काम कर सकते हैं साहब। अब उसमें ट्रेल है कि पैसा इसने रखा और इसका डूबा। अब हम प्रॉपर्टी जब्त कर गए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उस प्रॉपर्टी से कैश है कैश से, और जो संपत्ति है उसको ऑक्शन करके वो पैसे मैं कैसे लौटाऊं। अब तक मैं 17,000 करोड़ रुपए लौटा चुका हूं। 17,000 करोड़ रुपीस जिसका ट्रेल मिला। अब लालू जी ने, रेलवे मिनिस्टर थे साहब, गरीब लोगों को जॉब देने के बदले में जमीन लिखवा ली है, तो ट्रेल मिल रहा है। अब वो बेचारा डर के मारे एफिडेविट देने को तैयार नहीं है, लेकिन ट्रेल मिल रहा है कि ये इसकी जमीन गई, इस तारीख को गई, इस तारीख को नौकरी मिली। अब हमने जब्त किया है, हम उसका ऑक्शन करके उस गरीब को जमीन वापस करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो मैं दिमाग काफ़ी लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये मेरा मुझे मन से फील हो रहा है कि ये गरीबों का पैसा है, ये लोगों ने अपनी पद का दुरुपयोग करके लूटा है जी, इनको मिलना चाहिए वापस। कानूनी बदलाव करने पड़ेंगे। कानूनी बदलाव करना पड़ेगा तो वो करूँगा मैं। अभी सब मैंने लीगल टीम की मदद ले रहा हूँ मैं, क्योंकि जुडिशरी के लोगों से मैंने कहा भाई कुछ रास्ता बताओ, मुझे इन रुपये पड़े रखने से क्या मतलब है मेरा। वैसे हमने जो न्याय संहिता नई लाए हैं उसमें कुछ सुविधाएं हम लाए हैं, और वो कानून एक तो ऐसा बना, मेरे यहाँ भावनगर में जब मैं मुख्यमंत्री था तो वो काला गुड़ होता है वो पकड़ा गया बहुत बड़ी मात्रा में। तो मतलब ये काला गुड़ मतलब शराब, गैरकानूनी शराब बनाने के उपयोग होगा। अब पुलिस थाने में रखा, बारिश आई भीग गया तो मच्छर मक्खी इतना ढेर हो गया, उस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया। अब कानून ये कहता है इसको आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो तब से मेरे में था कानून बदलना चाहिए। पुलिस थाने में गाड़ियां भी पड़ी रहती थी, ढेरों गाड़ियां तो ये मैं जो नया न्याय संहिता आई है उसमें सारे सॉल्यूशन हम लाए हैं। सर, आपके 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि लाभार्थियों को, चूंकि आपने अभी बात की कि अगर किसी ने रिश्वत में जमीन दी है तो हम काम करेंगे कि उसको वापस मिले, लाभार्थियों का आपका एक बहुत लंबा चौड़ा स्कीम चल रहा है। लाभार्थियों को जब मिलता है फायदा तो हिंदू है, मुस्लिम है, किस समुदाय का है कोई नहीं देखता है। तो एक सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन यानी धर्मनिरपेक्ष शासन देश में है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर चुनावी रैलियों में मंगलसूत्र, घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे, इन शब्दों को लाने की क्या जरूरत है? ये विपक्ष बार बार आपको इसी मुद्दे पर घेरता है। विपक्ष का कहना है कि आप जो चुनावी कैंपेन करते हैं उसमें आप हिंदू मुस्लिम। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं ठीक से बताना चाहता हूँ दर्शकों को, होता क्या है जी, आपने पूरी तरह सांप्रदायिक एजेंडा पर चले और मैंने उसको एक्सपोज किया, मैंने उसकी धज्जियां उड़ाई, मैंने उस पर आरोप लगाए, तो जो मूल बात थी उसको उनकी इकोसिस्टम हटा देती है। और आप लोग भी उस इकोसिस्टम के इतने प्रेशर में जीते हैं, आप भी फिर उसको हाथ नहीं लगाते हैं, फिर आप मेरी ही बात को लेकर के चलाते हैं, तो आपको लगता है मैं मुसलमान बोला। बात ये नहीं है जी, मुद्दा ये है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में भी माइनॉरिटी को लाएंगे, ठेका माइनॉरिटी को दिया जाएगा। अगर मैं उस ठेके का विरोध करते हुए पद्धति का विरोध करता हूं, वो मैं सेकुलरिज्म कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मुझे उसमें माइनॉरिटी शब्द बोलना पड़ता है, चूंकि मुझे उसमें मुसलमान शब्द बोलना पड़ता है, चूंकि मुझे इसमें अल्पसंख्यक बोलना पड़ता है, तो आप मीनिंग निकालते हैं कि मैं कुछ हमला उन पर कर रहा हूं। मैं उन पर हमला नहीं कर रहा हूं, मैं उन पर कर रहा हूं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भारत के सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रही है, जो अपीजमेंट का पॉलिटिक्स कर रही है, देश के संविधान की भावनाओं को नष्ट कर रही है। और मेरे पास सबूत है कि मैं नहीं करता हूं। क्यों? मैं कहता हूं 100% सैचुरेशन। अगर मान लीजिए
एक गांव में 700 लोग रहते हैं, फलानी स्कीम के 100 लाभार्थी हैं, यानी हकदार हैं, तो मेरा होता है उन 100 को मिलना चाहिए। फिर इस जाति का उस जाति का नहीं, हाँ हो सकता है किसी को सोमवार को मिलेगा, किसी को बुधवार को मिलेगा, किसी को जनवरी को मिलेगा, किसी को जुलाई में मिलेगा, लेकिन हकदार जितने हैं सबको मिलना चाहिए। तो गवर्नेंस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए। आज पूरी डिबेट देखिए, हमारी तरफ से हमने न कहीं हिंदू मुसलमान किया है, उनके मैनिफेस्टो को समझाने के लिए उनको हम समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा। अब उसमें हम संकोच नहीं करते हैं, हम संकोच होकर के भी मुसलमान बोलेंगे तो पता नहीं हम पर थप्पा लग जाएगा, न बोले। मैं मुसलमानों को समझा रहा हूँ, ये तुम्हें मूर्ख बना रहे भाई, 75 साल से मूर्ख बना रहे, तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो? और मैं बुद्धिमान मुसलमानों को कहता हूँ जरा समझो भाई, क्या मिला तुम्हें? अच्छा, धर्म के आधार पर उन्होंने देश तो ले लिया, क्या वो देश मदरसा से चल जाएगा क्या? क्या उनको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए? क्या उनको डॉक्टर नहीं चाहिए? उनको इंजीनियर नहीं चाहिए? डॉक्टर हैं तो आपको स्टेथोस्कोप उठाना पड़ेगा जी, आप इंजीनियर हैं तो आपको हाथ में कुछ कागज पेन लेनी पड़ेगी जी। मैं मुसलमानों को यही कह रहा हूं जी। वो सुन रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं बीजेपी के लिए, आपको ऐसा लगता है? पहला, हाँ। ये वोट के लिए जो करने वाली आदत है ना देश में, ये खत्म होनी चाहिए। सब कुछ वोट के लिए करोगे क्या? देश के लिए कुछ नहीं करोगे, सत्ता पाने के लिए करोगे? मैं इसका घोर विरोधी हूं जी। मैं जो करूंगा वो देश के लिए करूंगा। वोट तो बाय प्रोडक्ट होता है जी, वोट के लिए देश को डुबो नहीं सकते हम, और मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जो मेरा देश को बर्बाद करे। ऐसी सत्ता मुझे मंजूर नहीं है। तो आपने कहा आप कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, आपका ये काफी। मैं हिंदू मुस्लिम न कभी किया है न करता हूं, लेकिन अगर 3 तलाक गलत है वो मैं कहता हूं तो मैं मुसलमान विरोधी हूं, ऐसा अगर आप मुझे लेबल लगा देते हैं तो आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है। नहीं, कुछ ऐसा लेबल लगाने की कोशिश कश्मीर को लेकर भी की गई थी जब 370 हटाया गया था। मोदी जी, 2014 से पहले भी मैंने कश्मीर कवर किया है, उसके बाद भी किया है, और केवल एक शहर और डाउनटाउन नहीं बल्कि बॉर्डर्स तक, जहां पर लोगों ने को लगा कि वो इंक्लूसिव हो रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं मुख्य धारा के साथ। फिर 370 आया, उसके बाद से पत्थरबाजी नहीं हुई, हड़ताल नहीं हुई। श्रीनगर में क्या कमाल की वोटिंग इस बार हो गई। पर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कहता है कि बताइए हमसे राज्य का दर्जा ले लिया है। आप जम्मू कश्मीर की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात है कि मेरे इस चुनाव में आपने सवाल पूछा होता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछा। लेकिन मैं आपने विषय निकाला इसलिए मैं उसमें से सवाल भी पैदा करता हूं, जवाब भी देता हूं। इस पूरे चुनाव में मेरे लिए संतोष की पल कौन सी? तो मेरे लिए संतोष की पल है श्रीनगर का वोटिंग, क्योंकि इसने इस बात को थप्पा मार दिया कि मेरी नीतियां सही है, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूं, मेरी सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। जहां तक राज्य का दर्जा का, हमने पार्लियामेंट में प्रॉमिस किया हुआ है और हम उस पर कमिटेड हैं। हाँ, हम सफल होना चाहते हैं, सफल इन द सेंस पॉलिटिकल पावर में नहीं, स्थितियों में। और पहले हम पर क्या गालियां पड़ती थी, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, चारों तरफ होल्ला मीडिया में, हम जाते थे मीटिंग में तो आप लोग मिलते थे तो इंटरनेट बंद कर दिया, कौन सा लोकतंत्र है? गालियां खाई, लेकिन मेरे कश्मीर का भला मैंने किया है। मैं दूर का देख सकता था, आप 24 घंटे चैनल के लिए देखते थे, मैं देश के लिए देखता था, और इसलिए मैं इंटरनेट की गालियां खाने के बाद भी, इंटरनेट बंद कर करके भी मैं नौजवानों को गलत रास्ते से बचाने में सफल हुआ। दूसरा मेरा संतोष है, अब 10 साल का समय लगा लीजिए, मानो 2004 से 2014 कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए होंगे, 2014 से 24 कितनी माताओं के लाल बच गए। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या होता है जी? और इसलिए राज्य भी हमारा अपना कमिटमेंट है। प्रक्रिया हम
सफलता के लिए जो भी रास्ता होगा वो करेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं गेहूं की फसल करूं, लेकिन सही सीजन में करूंगा तो मुझे गेहूं मिलेंगे, सही सीजन में नहीं करूंगा तो मेरा बीज भी बर्बाद हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, मेरे पिता फौज में थे। बचपन से ही हम कश्मीर जाते रहे, हर गर्मी सर्दी की छुट्टी में। इस बार मैं जब चुनाव कवर करने गया तो मैंने देखा बारामूला, अनंतनाग ऐसी जगहों पे प्रचार चल रहा था, लोग जुड़ रहे थे लोकतंत्र के उत्सव में, जहां पर पहले सेना की गाड़ी जब निकलती थी लोग ऊपर देखते थे खिड़की से कहीं गोली ना चले, वहां नेता खुले में प्रचार कर रहे हो। रात को 9-10 बजे तक लाल चौक खुला है, दुकानें खुली हैं, शॉपिंग हो रही। इसके बाद आप कश्मीर में क्या देखते हैं? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर कश्मीर आफ्टर, जहां तक हम पहुंचे नेक्स्ट क्या है? पहले मीडिया स्वीकार करे, और मैं जब आपके सामने बैठा हूं तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे इस आपकी फ्रेटर्निटी को कहना चाहता हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले मेरा एक कार्यक्रम था जम्मू कश्मीर में, शायद 40 साल के बाद इतनी बड़ी रैली हुई थी। कमेंट क्या होती थी? सरकारी आदमी ला करके बैठा दिया, सरकारी। आप देश का भला करना चाहते कि नहीं करना चाहते? अब उनके मुंह पर ताले लग जाएंगे जब कल 40% करीब कोई वोटिंग देखेंगे। और उन्होंने, साहब मेरी इच्छा है कि चुनाव ये फेस्टिवल होना चाहिए। चुनाव ये जाकर के एक मैंने यार चलो निकल डाल के आए, ऐसा नहीं, ये शुड बी फेस्टिवल। मैं देख रहा था श्रीनगर में फेस्टिवल का मूड था जी, लोग चाय पिला रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, लोग गाने गा रहे थे, यानी सच में दे वर सेलिब्रेटिंग। मुझे बड़ा, मेरे लिए खुशी का दिन था जी। प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि आप सिख समुदाय के बहुत नज़दीक हैं। यहाँ पे स्वर्ण मंदिर की तस्वीर भी लगी हुई है जहाँ हम बैठे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि पंजाब में आपकी लोकप्रियता बाकी देश में जितनी है उससे थोड़ी कम है, और सिख समुदाय में कई लोग आपको थोड़ी शक की निगाह से देखते हैं। आप हाल में कानपुर गए, आप पटना गए, वहाँ पे आपने गुरुद्वारे में माथा टेका। क्या आपको लगता है ये जो दूरी है या परसीव्ड गैप है, आपकी कोशिश, आपकी सोच, आपकी नीयत और वो समुदाय आपको जिस तरीके से देखता है उसमें, वो जो गैप है उसको आप कम करने में कामयाब हुए हैं क्या? एग्जैक्टली मैं आपके पास जानकारी क्या है मैं नहीं जानता हूँ। आप चुनाव के हिसाब से देखते हैं तो मेरे पास कोई जवाब, मैं उसे बाहर चला जा चुका हूँ जी। अच्छा होगा कि आपकी कोई पंजाबी चैनल हो या आपके पंजाबी लोग हो तो एनालिसिस करें कि इस देश के सिख समाज के मूलभूत मुद्दे क्या रहे हैं और किस सरकार ने उन मुद्दों को कैसे अटेंड किया है, और फिर लिस्ट निकालिए बाहर। तो आप 100 में से 100 मार्क मुझे दे देंगे। अब हो सकता है मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, वरना मैं तो पंजाब में काम कर चुका हूं जी, मैं सालों तक पंजाब में रहा हूं, और इमरजेंसी में मैं सिख के वेश में रहता था, अंडरग्राउंड था तो मैं सरदार के वेश में रहता था। और मुझे सहज रूप से, मैं यहाँ दिल्ली में रहता था तो भी मैं कभी कभी लंगर खाने जाता था, इसलिए नहीं कि मुफ्त का मिलता है, मेरी एक श्रद्धा थी जी, मेरी श्रद्धा से जाता हूँ। मैं आज भी मानता हूँ जी कि सिख समाज ने बहुत बड़ा योगदान किया है देश के लिए, बहुत बड़ा योगदान किया है। आज भी वो जहाँ भी हैं, ये दुर्भाग्य है कि पंजाब में ड्रग्स बहुत फैल गया है, वरना वे एक प्रकार से डिसिप्लिन लाइफ वाले समाज है, हम गर्व करें ऐसा समाज है जी। मुझे वो स्वीकारते हैं नहीं स्वीकारते हैं वो तो उसके लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ जी। मोदी जी, महिलाओं की बात पर मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो की गई। अब 26 जनवरी की परेड में शुरू में ये कहा गया कि सिर्फ संकेतों की बात की जा रही है कि ध्वजारोहण के समय आपके साथ कोई ऑफिसर खड़ी रहेंगी फीमेल, लेकिन धीरे धीरे पूरी की पूरी पलटन हमने देखा मार्च कर रही है, तैनाती एलओसी पे हो चुकी है महिलाओं की। संसद में आपने अपनी कैबिनेट में महिलाओं को बहुत अहम पोजीशंस दिए, पर हकीकत यह है कि 33% रिजर्वेशन, जिसका असर अभी कुछ दिन बाद दिखना शुरू होगा, एक पुरुष प्रधान राजनीतिक सिस्टम है, संसद भी है। आप कैसे बदलता हुआ देखते हैं कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में वहां पर आएंगी? एक तो आपने G20 में मेरा एक काम देखा होगा, इवन पश्चिम के देशों के लोग जो बहुत फॉरवर्ड कंट्री गए ना, उनके सामने भी ये बहुत बड़ा
मैंने एक तुलनात्मक रूप से सोचने लगे। जब मैं कहता हूँ मेरे यहाँ प्रेग्नेंट वीमेन के लिए 26 हफ्ते की छुट्टी है, तो ऐसे देखते हैं मुझे, आपके 26 कहाँ, मेरे 26, उनके गले नहीं उतर रहा। हमारे यहाँ एक परसेप्शन बना दिया गया है कि भारत में महिलाएं यानी घरेलू है। रियलिटी है नहीं। आप भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर देख लीजिए जी। मैं आज भी कहता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में 60% कॉन्ट्रीब्यूशन वीमेन का है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी करती है वीमेन। लेकिन अब हमारे देश की छवि नहीं बनी, सही बात पहुंची नहीं लोगों में। आज भी दुनिया में जो कॉमर्शियल फ्लाइट पायलट्स हैं, 15% पायलट वीमेन भारत की हैं आज। अब ये कोई एक रात में तो पायलट नहीं बनी होगी। इसलिए ये कहना कि भारत की महिलाओं के साथ ये हो रहा है, तो ये जिस प्रकार की फेमिनिस्ट एक विचित्र प्रकार की सोच बनी है, उसके हम शिकार हो चुके हैं। लेकिन मैं मानता हूं हमने 2 स्टेप आगे जाना चाहिए। कैसे? एक तो हमें साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ने की जरूरत है। मेरे साथ इजिप्ट के राष्ट्रपति बैठे थे 26 जनवरी को। 26 जनवरी को इजिप्ट के राष्ट्रपति बैठे थे। बोले पश्चिम वाले विमेन एम्पावरमेंट, बोले मैं तो यहाँ विमेन एम्पावरमेंट ही देख रहा हूँ। वो परेड चल रही थी। ये इजिप्ट के राष्ट्रपति ने मेरे से कहा, बोले ये विमेन एम्पावरमेंट होता है, वो तो मुस्लिम देश के हैं। विमेन एम्पावरमेंट मुझे दिखा रहे थे। दूसरी बात है कि भाई G20 में मैं विषय लाया विमेन लेड डेवलपमेंट। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल परिवर्तन है ये। हमारे यहाँ महिलाएं काम करें तो वो क्या करते हैं, आपने देखा हो, इस बार मार्क किया कि नहीं मालूम नहीं मुझे, मेरी पार्टी की सभी पब्लिक रैली उसको स्टेज पर कंडक्ट महिलाएं कर रही है। आप लोगों ने मार्क नहीं किया होगा। बेशक सब जगह देखा मैं। यानी ये योजना का हिस्सा है जी, अचानक नहीं है। वरना उनका क्या काम क्या रहता था, एक डिश लेकर के आना, उसमें गुलदस्ता है, फिर कोई पुरुष आएगा, गुलदस्ता उठाएगा और देगा। ये बड़ा बदलाव है। ये मुझे पसंद नहीं है जी, मुझे पसंद नहीं है। आज मेरे सभाओं को कंडक्ट करती महिला कार्यकर्ता है। ये मेरा निर्णय है, मेरी पार्टी का निर्णय है। विमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में जाता हूं। दूसरा, मैंने गांव की महिलाओं को पहले क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या, पापड़ बना दो, बड़ी बना दो, बेच दो, थोड़ा सा साबुन बना दो या अगरबत्ती बना दो। आई वांट टू ब्रेक थ्रू। मैंने उनको ड्रोन पायलट बनाया। मेरी उन महिलाओं से बातें हुई, बोले साहब मैंने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी, लेकिन आज पूरा गांव मुझे ड्रोन पायलट के रूप में जानता है। ड्रोन पायलट। मैं गुजरात में था तो मैंने तय किया, भाई सरकार है तो क्या, मतलब पुलिस वाला आया तो सरकार आई, ये इंप्रेशन है। आई वांट टू चेंज दिस साइकोलॉजी। तो मैंने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जो थे उनको मैंने कहा यूनिफॉर्म सरकार देगी, इसलिए नहीं कि मुझे वोट चाहिए था। और मेरा सूचना थी, मैंने फैशन डिजाइनर को बुलाया, मैंने कहा एयर होस्टेस से मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, ये आंगनवाड़ी वर्कर के लिए एयर होस्टेस से अच्छे कपड़े। और मैंने किया। और फिर मैंने क्या किया, जब भी मुख्यमंत्री या कोई भी मिनिस्टर जाएगा तो जो क्यू रहती है रिसीव करने में, उसमें आंगनवाड़ी आशा वर्कर रहने चाहिए। साहब सब में करवा पड़ता था। गांव की स्थिति ये बन गई कि आंगनवाड़ी के आशा वर्कर खड़े हैं मतलब सरकार खड़ी है पूरा। यानी यानी मेरा कमिटमेंट है जी, जो आपको दिखता है वो नहीं, बहुत सी चीजें मतलब। आप मेरे यहाँ डेयरी का काम देख लीजिए जी। मैंने डेयरी में तय किया, मैं गुजरात में था, कि मिल्क का जो पैसा है मेरे का पुरुष को नहीं जाएगा, विमेन का अकाउंट खुलेगा, उसके अकाउंट में सीधा जाएगा। और डेली 2-2 हजार करोड़ रुपए डिलीवरी होता है, डेली 2-2 हजार करोड़ रुपया, और महिलाओं के खाते में जाता है पैसा। अभी काशी में मैंने एक डेयरी शुरू की। मैंने कहा डेयरी तब शुरू होगी पैसे महिलाओं के खाते में जाएंगे, वो पशु वो पालन करे,
दूध की चिंता वो करें, दूध भरने के लिए वो आ जाए और पैसे को वो ले जाए, नहीं चलेगा। मैंने जब भूकंप के घर बनाए गुजरात में, तो सरकार ने जो घर बनाए वो मैंने महिलाओं के नाम पर ही मिलेंगे, पुरुष के नाम पर नहीं मिलेंगे। और यहाँ में आया जो 4 करोड़ घर बनाए, मैंने कहा पहला हक महिला का रहेगा, पहला का। फिर मैंने एक नियम किया कि जो स्कूल में बच्चा दाखिल होता है तो पिता का नाम लिख दो, नहीं माता के भी लिखा जाएगा। ये बदल किए हैं। आज माता का नाम भी होता है स्कूल में बच्चे के साथ, सिर्फ पिता का नाम नहीं होता है। तो आपको एक तो आपकी थॉट प्रोसेस काम करती है, फिर उसमें से छोटी छोटी चीज आपको सोचती, और ये ताकत नीचे से लानी पड़ती है जी। नीचे से जब ताकत आती है तब जाकर के वो परिणाम मिलता है। मैंने एक काम किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, सुनने जैसा है, बस मैं आपको मीडिया को दिखा नहीं पाओगे आप लोग इतना। मैं गुजरात में नया मुख्यमंत्री बन के गया तो पंचायतों के चुनाव हुए, कोई 1500 पंचायत के चुनाव होंगे। अब मेरा कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं था क्योंकि मैं भूकंप के काम में लगा पड़ा था मुख्यमंत्री बनने के बाद। फिर मुझे एक दिन मैसेज आया कि भाई खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के गांव की पंचायत के सब जो मेंबर है वो मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई पंचायत मंत्री से मिलवा दीजिए, उनका कोई काम होगा तो। नहीं, बोले सभी मेंबर महिलाएं हैं। सभी मेंबर महिला बोले, नहीं बोले गांव ने तय किया कि इस बार प्रधान महिला है तो मेंबर भी महिला बनाएंगे। तो बोले कोई पुरुष मेंबर है ही नहीं, तो वो महिलाएं मिलना चाहती है। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हो गया, मैंने कहा बुलाओ भाई। डाकोर के पास कोई गांव है छोटा सा, तो आए। वो कोई 11 मेंबर का वो होगा, 11 बहनें आई, और जो प्रधान बनी थी वो शायद 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी, बाकी एक भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो मैंने ऐसे पूछा उनको क्या काम था। नहीं, बोले हम सब महिलाएं चुनकर आई तो आपको नमस्ते करना था, और कोई काम नहीं था। अच्छा, मैंने कहा 5 साल मिले हैं आपको, क्या करोगे, आपके मन में क्या इच्छा है। तो प्रधान ने जो मुझे कहा ना, वो दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बता सकता है जी। उस प्रधान ने मुझे कहा साहब हमारा गांव छोटा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि 5 साल में मेरे गांव में एक भी गरीब न रहे। साहब एक प्रधान, उसको इकोनॉमी की समझ थी ये। बोले मेरे गांव में कोई गरीब न, बस ऐसा कुछ करना है मुझे उसमें से आइडिया आया। तो मैंने फिर चुनाव आया तो मैंने कहा हम समरस गांव करेंगे। वैसे एक फिलोसॉफिकली मैं इससे परिचित था, क्योंकि विनोबा भावे उनके एक साथी थे डॉक्टर द्वारकादास जोशी, वो मेरे गांव के थे, और वो उनकी पत्नी रतन बहन बड़े सेवावती थे और विनोबा जी के साथ जीवन खपाया था। तो मैंने उनका भाषण बचपन में सुना था। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने विनोबा जी को सुना था कि द्वारकादास जोशी को सुना था, मुझे उतनी मेमोरी नहीं है। लेकिन बचपन में मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई देखिए लोकसभा का चुनाव होता है ना तो बैर जैर नहीं होते हैं। बैर जैर शब्द ठीक है, बैर हाँ जैर ऐसा नहीं होता। बोले असेंबली का चुनाव होता है तब भी नहीं होता है, लेकिन गांव में जब चुनाव होता है ना तो गांव 2 भागों में बढ़ जाता है। बेटी भी बोले ससुराल से वापस भेज देते हैं क्योंकि उसको वोट नहीं दिया। तो बोले गांव में सहमति का चुनाव होना चाहिए। ये मैंने बचपन में सुना था। तो वो एक बात, और फिर महिला मिली तो दोनों मेरे ब्रेन काम करने लगा। तो मैंने एक स्कीम बनाई, समरस गांव। जो गांव सर्वसहमति से चुनाव करेगा उस गांव को मैं 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा दूंगा विकास के लिए, क्योंकि मेरा प्रिंटिंग विंटिंग सब खर्चा खत्म हो जाता था। तो फिर मुझे विचार आया कि जो गांव सबकी सब महिलाएं करेगा उसको मैं 7 लाख दूंगा। फिर मैंने कहा कि जो गांव में सबकी सब महिलाएं होगी तो वहाँ का जो गवर्नमेंट अफसर होंगे वो भी महिलाएं होगी, हो सके तो पुलिस भी मैं वहाँ महिला रखूँगा, और मैं इनको पैसे भी दूंगा। और तहसील लेवल तक मैं वहाँ महिलाओं की पूरी ऊपर से नीचे तक 45% विलेजेस सहमति से मेरे में हम होने लगे। 45% विलेज, और आज भी चल रहे हैं। हम पैसे भी देते हैं, और
करीब करीब कई गांव ऐसे हैं कि जब प्रधान जिस गांव में महिला है तो फिर गांव तय करता है सब महिलाएं मेंबर। और मैं बता दूं इतना बढ़िया परफॉर्म करती है वो, यानी यानी छोटी छोटी चीजों को करना पड़ता है जी। डेमोस्ट्रेट मुझे याद है जिस दिन ओबामा आए तो राष्ट्रपति भवन में उनके सम्मान में सब महिलाएं खड़ी थी, जो परेड होती है, तो और उनको लीड करने वाली भी महिला थी। तो ओबामा ने कहा सब महिलाएं, यस। मुझे मालूम है मैं अपने देश को कैसे कहाँ क्या प्रस्तुत करना। हमारी बेस्ट एंकर यहाँ भी आप देखिए सर, यहाँ भी 50% पुरुष हैं और 50% महिलाएं हैं। नहीं, कहने का तात्पर्य है कि भाई हम पर्सनैलिटी के हिसाब से न देखें। सचमुच में जो मैं विकसित भारत कहता हूँ ना, तो विकसित भारत के दो मूलभूत आधार में देखता हूँ। एक ईस्टर्न इंडिया, जहाँ संपत्ति बहुत है, गरीबी सबसे ज्यादा है। मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मेरा बिहार, मेरा झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इकोनॉमिकली अगर मैं इसको ताकत, मैं पश्चिम के बराबर भी लिया हूं ना, पश्चिम मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, पूरा संपत्ति है, तो मेरी नेचुरल, और दूसरा मेरी महिलाओं की शक्ति, ये दो ऐसे एरिया है जिसमें भरपूर पोटेंशियल मैं देखता हूं। और वो मेरे 2047 का सबसे बड़ी सफलता का मेरा, यानी बिल्कुल मैं कन्विंस हूं जिसमें कि यही मुझे परिणाम देंगे और मुझे परिणाम मिलेगा। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है सर आपसे, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि घर में पुरुष जो कह रहा है वही पूरे फरमान, जो महिलाएं हैं वो भी वही वोट करेंगी, लेकिन अब महिलाएं अपने दिमाग से वोट कर रही हैं। मैं भी हेलीकॉप्टर से 100 सीटों पर गई तो बशीरहाट पहुंची जहाँ रेखा पात्रों को आपने टिकट दिया है बीजेपी की तरफ से। बांका, बहराइच, बारामती, गढ़वाल, कहीं जाइए आपने कई घरों में झगड़ा भी करा दिया है सर, क्योंकि पति कहीं और वोटिंग कर रहे हैं, महिला कहीं और। माना जाता है महिलाएं साइलेंट वोटर आपकी हैं, लेकिन क्या वाकई इसकी वजह से फ्रीबीज भी बहुत अनाउंस हो रही हैं? तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से फ्रीबीज देते हैं कि महिलाओं को हम अपनी तरफ कर लिए तो जीत, और जहां पर उनका वोट जा रहा है उसी की सरकार बन रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? वैसे इसमें महिला वाला विषय नहीं है, मुद्दा ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए खजाने खाली करने चाहिए क्या? सैद्धांतिक मुद्दा ये है। क्या मुझे खजाना लूटाने का अधिकार है क्या? मुझे एम्पावरमेंट के लिए योजनाएं बनाने का हक है, लेकिन चुनाव है इसलिए मैं लुटा दूं, ये तरीका कितना उचित है, ये सोचने का विषय है। और दुनिया में जिन जिन देशों की ये हालत हुई है वो हमारे पास उदाहरण है कि भाई हमने अब देखिए क्या होता है। आप एक शहर में मेट्रो बनाते हैं और उसी शहर में चुनाव जीतने के लिए कहते हैं कि हम महिलाओं को बस में फ्री ले जाएंगे, मतलब आपके मेट्रो के 50% पैसेंजर आपने ले लिए, तो मेट्रो वायबल नहीं होगी। अब भविष्य में मेट्रो बनेगी कि नहीं बनेगी, चिंता ये है। ये समझ कोई इस रूप में कोई चिंता चर्चा नहीं करता है। अब हम पॉलिटिकल तू मैं में चले जाते हैं, मुझे वो नहीं करना है जी। मैं बिल्कुल कॉन्क्रीट बात करता हूँ कि आप बस में, इसके कारण क्या हुआ, एक तो ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम किया, एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम किया, आपने मुफ्त का कर दिया, और इधर मेट्रो आपने खाली कर दी। अब वो मेट्रो कैसे आगे बढ़ेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश की राजनीति से अगर एक मिनट के लिए हम बाहर निकलकर ग्लोबल ऑर्डर की बात करें तो इस वक्त दुनिया की निगाहें भारत और भारत के इस चुनाव पर है। इस वक्त रूस और रशिया की लड़ाई चलती जा रही है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, ईरान के साथ तनाव बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में भारत की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है काफ़ी बढ़ी है। भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पे आया। अगले 5 साल में ग्लोबल हाई टेबल पर आप भारत का रोल क्या देखते हैं? हम इस हिसाब से चीजों को क्यों देखते हैं? मूलभूत बात क्या है, अब तक हम क्या सोचते थे? हमारा नैरेटिव ये था हम इससे इतने दूर है, हम उससे इतने दूर है, यानी हम इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। एक हमारा
डिप्लोमेटिक भाषा में चलता था। मैंने कहा नथिंग टू डू, मेरी भाषा है कि हम कितने निकट हैं। तो दुनिया में कंपटीशन शुरू हुई कि भाई हम निकट कैसे जाएं इसके। पहले दूर रहने की कंपटीशन होती थी, बदल गया। तो सब लोग निकट आने की स्पर्धा चल रही है। अब देखिए, कल मेरा ईरान में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। वो हिंदुस्तान के अखबारों की हेडलाइन न्यूज है, टीवी मीडिया की 24 घंटे की है। और मेरा मिनिस्टर कल चाबहार थे, ईरान में थे। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी सारी लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरी पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी, नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। राष्ट्रपति पुतिन मेरी अगर भरपूर तारीफ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राष्ट्रपति पुतिन को मिलकर के कह नहीं सकता हूं कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर द वॉर। तो वो भी मुझे सम्मान करेंगे, भाई कम से कम एक ऐसा मित्र है जो मुझे साफ बताता है कि ये सही है गलत है। यूक्रेन को भी मुझ पर इतना ही भरोसा है, भारत पर, मुझ पर मोदी एक व्यक्ति नहीं है, भारत पर भरोसा है कि भाई कुछ तो भी ये सही बता। और आज तक हमने सही किया जी। मैंने अभी गाजा में, रमजान का महीना था, तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना का, मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें। और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों के लिए करके घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ क्योंकि कईयों ने प्रयास किया होगा, परिणाम सही मिला, लेकिन मैंने भी प्रयास किया, देश भारत ने भी किया। तो इवन मेरा आज भी पैलेस्टाइन के साथ उतना ही निकट नाता है जितना मैं इजराइल गया। हमारे यहाँ फैशन क्या थी, इजराइल जाओ, पैलेस्टाइन जाओ, सेकुलरिज्म करके वापस आओ, मगर नथिंग टू डू। मैं इजराइल जाऊंगा, वापस आऊंगा, मुझे ढोंग करने की जरूरत नहीं है। इजराइल गया मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा तो स्टैंड अलोन मेरी विजिट होगी। पैलेस्टाइन भी गया। मजा देखिए, जब मैं पैलेस्टाइन गया तो मुझे यहाँ से विषय आ गया, भाई हेलीकॉप्टर ले जाएंगे वहाँ, ये ले जाएंगे। तो जॉर्डन के राष्ट्रपति जी को पता चला कि मैं जॉर्डन से होकर के जाने वाला पैलेस्टाइन। अब वो मोहम्मद साहब के सीधे वारिस है, जॉर्डन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके सीधे वारिस है, मोहम्मद साहब के, उन्हीं के संतान है। उन्होंने कहा मोदी जी आप ऐसे नहीं जा सकते, आप मेरे गेस्ट है, मेरे ही हेलीकॉप्टर में आप जाएंगे, मेरे घर खाना खा के जाएंगे। मैं उनके घर गया, खाना वाना खाया, बैठे हम उनके हेलीकॉप्टर। लेकिन हेलीकॉप्टर जॉर्डन का, डेस्टिनेशन पैलेस्टाइन, और मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे इजराइल के फ्लाइट। देखिए आप अगर दुनिया में, और तीनों की दुनिया अलग, लेकिन मोदी के लिए आसमान में सब साथ। मैं मानता हूं ये सब तब होता है जब आपके इरादे नेक हो, आपके प्रति विश्वास हो, और चोरी छुपी नहीं। अमेरिकन को मैं कह करके बताता है ना, मुझे पूछ करके नहीं करना होता है। मैं रशिया से मेरे देश को सस्ते में पेट्रोल चाहिए, मैं लूंगा, मेरे लिए जरूरी है, मैं करूंगा। तो मैं छुपाता नहीं हूं और मैं अपने टर्म्स पे मेरे देश को चलाता हूं जी। सर, आप भारत के तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं ही, अब दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और शीर्ष पर बने रहना, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, इट्स ऑलवेज वेरी लोनली एट द टॉप, और शीर्ष पर बने रहना का अपना एक दबाव भी होता है बहुत। आप कभी उस दबाव को महसूस करते हैं? आप जब परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि कैसे स्ट्रेस को दूर रखना है,
कभी आपके साथ भी ऐसा ऐसा दबाव आप फील करते हैं? होता क्या है जी, आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप उस दुनिया में जिए हैं, पले बड़े हैं, तो आपके पास हर चीज़ के उदाहरण वही है। मैं उस दुनिया का इंसान ही नहीं हूँ जी। आप मुझे एक अलग केस समझिए। व्यवहार जीवन की जितनी चीज़ें आप देखते हैं, मैं उससे परे हूँ। माफ करना, मुझे कहना पड़ रहा है। और इसलिए मेरे जीवन में कोई चीज़, ये मोदी यहाँ बैठा है या मोदी लीडर बना है, नो, नथिंग टू डू। भारत बना है, मैं शायद निमित्त हूँ। और इसलिए कृपा करके, और मैं इसे बहुत विरक्त, मैं अलिप्त हूँ जी, मैं कोई लेना देना नहीं जी। आप सन्यासी की तरह सोचते हैं? मैं शब्द प्रयोग सन्यासी वगैरह, मैं विरक्त इंसान हूँ जी। मेरा कोई लेना देना नहीं जी, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री जी, इस वक्त जितने भी लोग इस इंटरव्यू को आज तक और इंडिया टुडे पे देख रहे हैं, मेरे साथी भी ये मानेंगे कि बहुत सॉलिड इंटरव्यू था। मतलब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए, आपने किसी ये ही मेरा आप लोगों से शिकायत है। ये मुश्किल शब्द आपका नहीं है। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो, उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूम रहे हो। आपको बुरा लगेगा, मैं सच कहता हूँ, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो। और मैं मानता हूँ, मैं भी जाता आता हूँ तो कभी पत्रकारों से कम उनके हाल तबीयत वगैरह तो पूछता हूँ। मैं सीरियस नेचर के सवाल जवाब नहीं करता हूँ, तो पूछता हूँ। मुझे ऐसा लगता है उनके दिलों में कुछ और पड़ा हुआ है, उनके अनुभव कुछ और है। लेकिन एक इकोसिस्टम ने ऐसे सवाल बना करके खड़े कर दिए कि आप तब तक पत्रकार नहीं है, आप तब तक न्यूट्रल नहीं है जब तक ये पूछे नहीं। इस मुसीबत से मुझे आपको भी निकालना है, वो काम भी मैं ही करूँगा। सर, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आप कई मर्तबा आपका इंटरव्यू करने का मौका हम लोगों को दिया करते थे। अब जब आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और इंटरव्यू करने का मौका भी कम ही कम मिलता है। तो लोग ये पूछते हैं कि जी मोदी जी हर तरह के सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू क्यों नहीं करते? पहली बात ये है कि अगर पिछले इस चुनाव में मैक्सिमम मुझे आज देखेंगे तो आज तक में देखेंगे मैक्सिमम जवाब मैंने दिए था आज तक। तीसरा इंटरव्यू है भी है, 3 दिन में तीसरा। तो मैंने तो कभी मना नहीं किया। दूसरा ये है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ मीडिया का उपयोग ये हुआ है, ज़्यादातर एक कल्चर बन गया है कि कुछ भी मत करो यार, इनको संभाल लो और अपनी बात बता दो, देश में चल जाएगी। मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे गरीब के घर तक जाना है। मैं भी विज्ञान भवन में फीते काट के फ़ोटो निकलवा सकता हूँ जी, मैं वो नहीं करता हूँ। मैं एक छोटी योजना के लिए झारखंड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करता हूँ। मैं एक नए वर्क कल्चर को लाया हूँ। उस कल्चर को सही लगे तो मीडिया सही प्रस्तुत करे, न लगे तो न करे। दूसरी बात है, मैं जवाबदेह हूँ पार्लियामेंट को, बस सब सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं तीसरी बात कहता हूँ कि मीडिया आज वो नहीं है जो पहले था, क्योंकि पहले मैं आज तक से बात करता था, लेकिन अब दर्शक को मालूम है मैं राहुल से बात कर रहा हूँ। कौन राहुल? तो उसने परसों ये ट्वीट किया था, मतलब ये तो मोदी के फेवर में लिखता है, मतलब ये तो वही बात करेगा। तो आज मीडिया एज सच सेपरेट एंटिटी रही नहीं है। आप भी अनेक लोगों की तरह अपने व्यू लोग जान चुके हैं, तो वो स्थिति आपकी बनी नहीं है। पहले मीडिया फेसलेस था, उसका कोई चेहरा नहीं था। मीडिया में कौन लिखता है, लिखने वाले के विचार क्या है, कोई लेना देना, लोग मानते थे एक एनालिसिस है। आज वो स्थिति नहीं है। तीसरी बात है, पहले कम्युनिकेशन का एक ही सोर्स था, मीडिया के बिना का आप जा ही नहीं सकते थे। आज आखिरकार तो आपको जनता को बात करनी है, तो कम्युनिकेशन के 2 वे हैं आज से। जनता भी बिना मीडिया अपनी आवाज़ बता सकती है, व्यक्ति भी जिसको जवाब देना है बिना मीडिया अपनी बात बता सकता है। तीसरा, मैं जब गुजरात में था तो मेरी पब्लिक मीटिंग जो होती थी, तो पब्लिक मीटिंग में मैं पूछता था,
ऐसे करके देखता था। अरे फिर मैं पूछता, क्यों भाई ऐसा कार्यक्रम बनाया है, कोई काले झंडे वाला नहीं दिखता है? अरे भाई 2-3 काले झंडे वाले रखो तो कल अखबार में छपेगा कि मोदी जी यहाँ आए थे, 10 लोगों ने काला झंडा दिखाया, तो कम से कम पता तो चलेगा कि मोदी जी आए थे। काले झंडे बिना मेरा सभा का कौन पूछेगा? साहब मैं 10 साल ऐसे भाषण किए थे गुजरात में, डेली मेरा कार्यक्रम था। एक दिन मेरे एक गांव के लोग मिलने आए, मेरा मुझे अभिनंदन करने आए, तो बोले हमारे गांव में अब 24 घंटे बिजली हो गई है, तो इसलिए हम आपको अभिनंदन। मेरे यहाँ मंगल को किसी को भी एंट्री थी, मेरे यहाँ गुजरात में मेरी सिस्टम थी, तो मैंने कहा 24 घंटे बिजली? मैंने कहा झूठ है, नहीं हो सकता। नहीं बोले साहब हो गई। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, 24 घंटे बिजली हो ही नहीं सकती है। बोले साहब, मैंने कहा मैंने तो किसी अखबार में पढ़ा नहीं कि तुम्हारे यहाँ 24 घंटे हो गए, न रेडियो पे आया, न टीवी पे आया, न अखबार में आया, तुम झूठ। नहीं बोले साहब, रेडियो वाले अखबार वाले नहीं बताएंगे 24 घंटे हो गई है। हो गई है, चला मिठाई खाते हैं। तो साहब मैं ऐसे जिया हूँ। आपके कटाक्ष और आपके वन लाइनर्स याद रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, अपनी विरासत आप कैसे पीछे छोड़ना चाहते हैं? देखिए, मुझे एक सवाल पहले भी एक बार किसी ने पूछा था, सर यूके में पूछा था। मैं हैरान हूं जी, जो इंसान देश के लिए जी रहा है वो खुद के लिए क्यों सोचेगा? मैं तो मानता हूं मुझे इतिहास में कोई याद करे, इसके लिए मैं काम करता ही नहीं हूं। कोई याद करे तो मेरे कश्मीर में 40% के करीब 40 साल के बाद मतदान हुआ, उसको याद करो, लोकतंत्र का उत्सव मनाओ। कोई माने G20 में हिंदुस्तान का डंका बज गया, उसको याद करो। कोई याद करे कि आज विश्व के अंदर मेरा भारत तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है, उसको याद करे। मोदी का क्या लेना? तो मेरे जैसे तो सैकड़ों लोग आएंगे चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका ये कहना है कि वो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण भी नहीं होने देंगे, और जब तुष्टीकरण की राजनीति होगी तो कुछ भी बोलने में उन्हें संकोच नहीं होगा विपक्ष के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये साक्षात्कार हमें देने के लिए, व्यस्तता के बीच में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस इंटरव्यू में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।